आइए आज हम बात करते हैं एंटी माइक्रोबियल थेरेपी की। ठीक है, तो देखिए एंटी माइक्रोबियल थेरेपी की हम बात करेंगे और यहाँ पे देखिए जितना मैकेनिज्म है ना, सारी मैकेनिज्म हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे कैसे क्या होता है ये देखेंगे और जितनी ड्रग्स है ना सबका ओवरऑल रिव्यू हम यहीं पे देख लेंगे। ठीक है, तो हमारा एंटी माइक्रोबियल से रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट आज हम क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस कहाँ पे होती है, किस बेसिस पे हम करते हैं, ये सब हम यहाँ पे आज आपको बताएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप बने रहिए और देखिए हम यहाँ पे आपको सब बताते हैं। तो बिल्कुल हम अपना वही तरीका अपनाएंगे कि हम शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से और उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि कौन सी ड्रग कहाँ काम करती है और किस बेसिस पे काम करती है। ठीक, तो देखिए एक हमारा एक बैक्टीरिया है, ये देखिए बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया में ये देखिए ये बैक्टीरियल सेल वॉल है। ठीक है, तो बैक्टीरियल सेल वॉल है, हमको मालूम है कि ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दोनों में हमारी बैक्टीरियल सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, बस ये होता है ग्राम पॉजिटिव में जो होती है ये थिक होती है और ग्राम निगेटिव में ये थोड़ी पतली होती है। ठीक है, बस ठीक है, इतना आप जान गए। तो पता क्या चला, दोनों में प्रेजेंट होती है ये सेल वॉल और सेल वॉल के अंदर जो होता है ये देखिए ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक, तो ये देखिए ये सेल वॉल हो गई और एक चीज हम एक्स्ट्रा क्या बता दें कि ग्राम निगेटिव जो होते हैं उसमें सेल वॉल के बाहर एक और लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आउटर मेम्ब्रेन हमको सिर्फ ग्राम निगेटिव में देखने को मिलती है, उससे हमको मतलब नहीं है। यहाँ पे हमारी जो सेल वॉल है इससे हमको मतलब है। ठीक है, तो सेल वॉल ये पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है। ठीक, और उसका फिर देखिए अंदर ये बैक्टीरिया का ये डीएनए है और डीएनए से देखिए ये आरएनए का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आरएनए का फॉर्मेशन होता है और इस आरएनए से डिफरेंट टाइप के एंटीजन या प्रोटीन या एंटीजेनिक फैक्टर बनते हैं जो जाके बॉडी में हार्म पहुंचाते हैं। ठीक है, तो देखिए डीएनए हो गया और डीएनए की देखिए सिंथेसिस डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, तो देखिए डीएनए है और डीएनए पे देखिए यहाँ पे सबसे पहले डीएनए गाइरेज वर्क करता है। डीएनए गाइरेज यहाँ पे वर्क करेगा, यहाँ पे देखिए जो फोल्डेड था डबल हेलिकल डीएनए इसको खोल देता है डीएनए गाइरेज, तो डीएनए गाइरेज इसको खोला, उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए आरएनए पॉलीमरेज आके वर्क करता है और आरएनए पॉलीमरेज इस डीएनए से यहाँ पे देखिए एमआरएनए की सिंथेसिस करता है। ठीक है, तो ये एमआरएनए की सिंथेसिस हो गई और ये तो पूरा डीएनए है ही है और उसको फिर जब ये एमआरएनए बना तो फिर एमआरएनए देखिए यहाँ पे जाके ये राइबोसोम इसका ट्रांसलेशन करते हैं और यहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पे एंटीजन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो एंटीजन जाके ये जो नुकसान पहुंचाना होता है बॉडी में ये करते हैं। ठीक है, अपना कहर ढहाते हैं। तो इस तरीके से बैक्टीरिया के अंदर हमको देखने को मिलता है। ये सारी चीजें हम बता दिए कि सबसे ज्यादा हमारा देखिए ये हम जो बताए कि देखिए ये वाला जो है ये सेल वॉल है और उसके अंदर देखिए ये सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन जैसे हमारे अंदर होता है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, वही इसी को कहा गया। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की तरह होता है, बस ये एक्स्ट्रा क्या होता है यहाँ पे ये सेल वॉल होता है जो ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये चीज हुई। अब देखिए जो हमारा टारगेट होता है ये पूरी मैकेनिज्म है। अब हमारा जो टारगेट होता है हम कैसे कैसे करते हैं, तो सबसे पहले देखिए जो सेल वॉल है ना, इस सेल वॉल को हम टारगेट करते हैं और इस सेल वॉल की सिंथेसिस को हम रोक देते हैं। ठीक है, तो इस सेल वॉल को हम या तो खत्म कर देंगे या तो इसकी सिंथेसिस को रोक देंगे। तो यहाँ पे सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर जो है उसको हम देख लेते हैं। तो देखिए सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर ये सारी सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है। ठीक है, तो ये देखिए सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है और ये देखिए पेप्टिडोग्लाइकन, ये जो सेल वॉल होता है इसमें पेप्टिडोग्लाइकन की क्रॉस लिंकिंग होती है। इस पेप्टिडोग्लाइकन के सिंथेसिस को इनहिबिट करने के लिए ये वेनकोमाइसिन और बिसिट्रियासिन का इस्तेमाल किया जाता है और ये जो अंदर सेल मेम्ब्रेन है इस सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को तोड़ने के लिए यहाँ पे डेप्टोमाइसिन या पॉलीमैक्सिन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव में हम डेप्टोमाइसिन का इस्तेमाल करते हैं और ग्राम नेगेटिव में हम पॉलीमैक्सिन का इस्तेमाल करते हैं जो ये इस सेल मेम्ब्रेन जिसको हम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं क्योंकि हमारे अंदर ये होता है। ठीक है, तो इस सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को लॉस करने के लिए ये हमारे डेप्टोमाइसिन और पॉलीमैक्सिन होते हैं। तो ये हो गए हमारे ये जो सेल वॉल पे वर्क करते हैं। ठीक है, यानी कैप्सूल पे वर्क करते हैं, बाहर से कैप्सूल भी नहीं बोल सकते, सेल वॉल ही आप बोलिए। ठीक है, तो सेल वॉल पे वर्क करते हैं या सेल मेम्ब्रेन पे वर्क करते हैं। तो ये हो गया और उसके बाद फिर हम देखें कि यहाँ पे देखिए जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है इसको भी हम इनहिबिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए या तो हम 50S राइबोसोम या 30S राइबोसोम किसी को भी इनहिबिट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 50S या 30S को रोक के हम प्रोटीन सिंथेसिस को रोक सकते हैं। तो देखिए प्रोटीन सिंथेसिस हम 50 सब यूनिट को भी रोक सकते हैं राइबोसोम की और 30 सब यूनिट को भी रोक सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से भी हम प्रोटीन सिंथेसिस नहीं बनेगा तो इसका जो तांडव था वो नहीं होगा। या हो सकता है हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए डीएनए गाइरेज को भी हम इनहिबिट कर दें। जब डीएनए गाइरेज को हम इनहिबिट कर देंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे डीएनए गाइरेज इस डीएनए को खोलेगा नहीं और जब इसको खोलेगा नहीं तो आरएनए पॉलीमरेज अपना वर्क नहीं कर पाएगा। इस वजह से एमआरएनए ही नहीं बनेगा, एमआरएनए ही नहीं बनेगा तो ये आगे की प्रोसेस ही नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा। ठीक है, तो यानी इस तरीके से भी इसका जो टर्नओवर है कम हो जाएगा। और आरएनए पॉलीमरेज को भी हम इनहिबिट कर सकते हैं आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करेंगे तब क्या है कि यहाँ पे एमआरएनए नहीं बनेगा, इस वजह से प्रोटीन नहीं बनेगा। और प्रोटीन जब कम हो जाएगा तो हमको क्या है कि इसका टर्नओवर नहीं देखने को मिलेगा। और ये देखिए डीएनए को ही हम ब्रेक डाउन कर देते हैं। मेट्रोनिडाजोल यहाँ पे एक ड्रग होती है जो इस डीएनए को ही ब्रेक डाउन कर देती है। तो डीएनए के ब्रेक डाउन के लिए हम यहाँ पे मेट्रोनिडाजोल का इस्तेमाल करते हैं जो डीएनए को ब्रेक डाउन कर देती है। इस वजह से जब डीएनए ही नहीं रहेगा तो एमआरएनए कहां से बनेगा। ठीक है, तो ये एक ड्रग हो गई। और उसका तो देखिए फॉलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर्स का भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो फॉलिक एसिड सिंथेसिस क्या है कि हमको मालूम है जब बेसिक से पढ़ते आ रहे हैं कि डीएनए का जो फॉर्मेशन होता है यहाँ पे फॉलिक एसिड का रोल होता है। ठीक है, तो फॉलिक एसिड की जरूरत पड़ती है वरना थायमिन नहीं आता है। ठीक है, आप
इसको बिल्कुल वहां से रिलेट करिए जहां से हम मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया वगैरह पढ़ते हैं कि ठीक है कि डीएनए के मैच्योरेशन में फॉलिक एसिड का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है, फॉलिक एसिड और विटामिन बी12 का, ठीक है, तो विटामिन बी12 और फॉलिक एसिड का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसी वजह से यहाँ पे जो डीएनए है ना, इस डीएनए को बनने के लिए टेट्राहाइड्रोफोलेट की जरूरत पड़ती है। अब ये टेट्राहाइड्रोफोलेट ही हम नहीं बनने देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे फॉलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर से टेट्राहाइड्रोफोलेट नहीं बनेगा, इस वजह से डीएनए में इंटीग्रेशन नहीं आ पाएगी, डीएनए नहीं बन पाएगा, इस वजह से ये जो आगे की मशीनरी है ये नहीं चल पाएगी, ठीक है। तो देखिए फॉलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर जो है सल्फोनामाइड्स और ट्राइमेथोप्रीम है, ठीक है। अभी हम सब पे बात करते हैं। अब हम ओवरऑल आपको एक व्यू दे दिए कि यहाँ पे होता क्या है, ठीक है, तो ओवरऑल हम आपको बता दिए कि कैसे क्या होता है। अब देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे कैसे हम जो बैक्टीरिया होता है इसको टारगेट कैसे करते हैं। तो देखिए अब टारगेट करने के लिए ना सबसे पहले हमारा अच्छा एक चीज और हम यहाँ पे बताते चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हम बताए ना सारी ड्रग्स, ठीक है, सारी ड्रग्स की जो है जितनी भी मैकेनिज्म है इसमें दो तरीके से होता है। एक हो सकता है बैक्टीरियो स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक एक हो सकता है, एक हो सकता है बैक्टीरियोसिडल, ठीक है। तो बैक्टीरियो स्टैटिक या बैक्टीरियोसिडल, स्टैटिक यानी बैक्टीरिया के ग्रोथ रुक जाएगी, स्टैटिक मतलब यानी स्टैटिस हो जाएगी, ग्रोथ रुक जाएगी, और बैक्टीरियोसिडल क्या है यानी बैक्टीरिया की इंटीग्रिटी खत्म हो जाएगी, वो बैक्टीरिया मर जाएगा, फौरन ब्रस्ट हो जाएगा, जो भी हो जाएगा। तो ये साइडल होते हैं और स्टैटिकल दो टाइप की होती हैं। तो देखिए हम बताएं मोस्टली जो होती है हमारी ना ये साइडल होती है, ठीक है। तो साइडल में देखिए जैसे हम सबसे पहले बताएं कि ये सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर जितनी है ये बैक्टीरियोसिडल होंगे, ठीक है। तो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर ये बैक्टीरियोसिडल होंगे। इसी तरीके से हम देखिए बताएं कि यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर जो है ना ये हमारी बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, ठीक है, मोस्टली हमारी बैक्टीरियोस्टैटिक होती है। सिर्फ अमाइनो ग्लाइकोसाइड यहाँ पे ये बगावत कर जाती है अपने ग्रुप से, और अमाइनो ग्लाइकोसाइड ये देखिए 30S सब यूनिट को इनहिबिट करती है, लेकिन ये बैक्टीरियोसिडल होती है, ठीक है। तो बाकी सारी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर ये बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, और ये अमाइनो ग्लाइकोसाइड जो होती है ये बैक्टीरियोसिडल होती है। ये हो गया। और उसके अलावा हम बात करें तो मेट्रोनिडाजोल देखिए भी साइडल ही होती है क्योंकि डीएनए की इंटीग्रिटी को तोड़ देती है, ठीक है। तो साइडल हमारे पास इंपॉर्टेंट ये थे। और उसके अलावा देखिए यहाँ पे हम बताएं कि ये अपने ग्रुप से बगावत करके अमाइनो ग्लाइकोसाइड ही साइडल बन गई, और यहाँ पे साइडल जो है ये मेट्रोनिडाजोल भी ये साइडल है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अभी आगे और बात करेंगे, ठीक। तो ये चीज हो गई। अब देखिए हम शुरू करते हैं कि हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। कोई भी इंफेक्शन हुआ ना हमारी बॉडी में, बैक्टीरिया का कोई भी इंफेक्शन हुआ तो हम टारगेट क्या करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टारगेट होता है, सबसे पहले हम जो प्रीफर करते हैं, देखिए यहाँ पे लिखिए कि फर्स्ट जो हमारा होता है कि फर्स्ट चॉइस हमारी कौन सी होगी कि सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। तो फर्स्ट चॉइस हम जो करते हैं ना कि सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर का इस्तेमाल करें, और हम यहीं पे करें, ज्यादा अंदर हमको जाने की जरूरत नहीं, बाहर से ही हमारा काम चल जाए। तो हमारी पहला टारगेट हमारा यही होता है, ठीक है। तो पहला टारगेट ये हुआ, और उसके बाद अगर इससे नहीं काम चल पाता है ना तो हम सेकंड चॉइस पे प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर पे जाते हैं, ठीक है। तो सेकंड चॉइस हमारी ये होती है प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। किसी वजह से भी फर्स्ट लाइन हो सकता है कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो, या काम ना कर रही हो, या बैक्टीरिया रेजिस्टेंस हो गया, किसी वजह से अगर हमारा ये सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर काम नहीं कर पा रही है, तब हम यहाँ पे जाके प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर यानी अंदर मशीनरी में जाएंगे, ठीक है। क्योंकि बाहर से ज्यादा किसी को मारना आसान होता है ना, अंदर जाना थोड़ा मुश्किल होता है, इस वजह से हम बाहर जाके पहले बाहर वाला करेंगे, लेकिन जब बाहर वाला नहीं हमारा काम चल पाएगा तब हम अंदर जाते हैं। तो ये चीज हुई। और उसके बाद फिर देखिए एक और हम बेसिक चीज बता दें ताकि हमको और समझना आसान रहे कि यहाँ पे देखिए जब हम इस्तेमाल करते हैं ना ये सारी देखिए ये सब जो है ये सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है, देखिए, ठीक है। ये पेनिसिलिन है, इसी तरीके से यहाँ पे देखिए एंटीसुडोमोनाल है, और साइक्लोस्पोरिन है, और कार्बेनपेनेम है, और मोनोबैक्टम है, ठीक है। ये सारी जो होती है सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर होती है। लेकिन इसमें भी हम जो शुरू करते हैं ना सबसे पहले हम पेनिसिलिन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, यानी हम सबसे पहले बीटा लैक्टम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पेनिसिलिन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पेनिसिलिन जब हम काम कर जाती है हमारे तो कोई बात नहीं, अगर पेनिसिलिन हम नहीं इस्तेमाल कर सकते, किसी भी वजह से पेनिसिलिन नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो हम सेकंड लाइन साइक्लोस्पोरिन पे जाते हैं। तो साइक्लोस्पोरिन पे जाते हैं, और साइक्लोस्पोरिन भी जब नहीं काम लायक रहती है, किसी भी वजह से नहीं काम लायक बचे, तो हम यहाँ पे कार्बापेनम पे जाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से बता रहे हैं, हम इसलिए बता रहे हैं ना ये सारी चीजें कि आपको समझ में आ जाएगा, तो ड्रग ऑफ चॉइस आपको याद करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम याद करते हैं कि पेनिसिलिन सबसे पहले प्रीफर करते हैं, उसके बाद साइक्लोस्पोरिन, उसके बाद कार्बापेनम। और पेनिसिलिन में भी बताएं कि इसमें सबसे पहले हम बीटा लैक्टम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बीटा लैक्टम का इस्तेमाल करते हैं, अगर बीटा लैक्टम से बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो गया तो यहाँ पे हम वेनकोमाइसिन का इस्तेमाल करते हैं, और वेनकोमाइसिन से भी अगर रेजिस्टेंट हो गया तो यहाँ पे हम एड ऑन अमाइनो ग्लाइकोसाइड, ठीक है। तो अमाइनो ग्लाइकोसाइड को एड ऑन कर देंगे, क्यों? क्योंकि देखिए बीटा लैक्टम से रेजिस्टेंट हुआ तो हमारे पास चॉइस थी कि हम वेनकोमाइसिन दे दें। अब वेनकोमाइसिन देने के बाद जब और रेजिस्टेंट हो गया तो अब जो है हमको और दवा मिलानी पड़ेगी। तो और दवा मिलाने के लिए हम यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर के पास जाएंगे। अगला स्टेप हमारा जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है, इसके पास जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए सब जो है ये सब क्या है बैक्टीरियोस्टैटिक है, सिर्फ सीडल बैक्टीरियोसिडल जो है ये अमाइनो ग्लाइकोसाइड है, ठीक है। और ये बीटा लैक्टम जो है ये बैक्टीरियोसिडल है, इस वजह से सीडल को सीडल के साथ मिलाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो चॉइस होगा कि हम यहाँ पे बीटा लैक्टम के साथ अमाइनो ग्लाइकोसाइड मिलाए, क्योंकि दोनों बैक्टीरियोसाइडल हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई। और फिर यहाँ पे हम बताएं तो ये देखिए ये वाला जो इन्फॉर्मेशन थी ये एक कॉमन रूल था, यहाँ पे हम बता दिए, इसको ज्यादा याद करना नहीं, बस इसको समझना है, ठीक है। कि सबसे पहली चॉइस हमारी जो होती है कि सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर होती है, इसमें भी हम पेनिसिलिन का इस्तेमाल करते हैं सबसे पहले, साइक्लोस्पोरिन उसके बाद कार्बापेनम, ठीक है। मतलब ये हमारी चॉइस होती है। और उसके बाद फिर हम बात किए
सेकंड चॉइस में हम प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर का इस्तेमाल करते हैं, और इसमें भी पेनिसिलिन में भी हम जब बीटा लैक्टम का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले बीटा लैक्टम, और उसमें फिर हम वेनकोमाइसिन को भी करते हैं, और अगर इससे भी रेजिस्टेंट हो गया तो हम यहाँ पे एड ऑन अमीनो ग्लूकोसाइड कर देते हैं। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ हुई। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं पेप्टिडोग्लाइकन्स में पेनिसिलिनेस सेंसिटिव पेनिसिलिन की। यहाँ पे देखिए हमारे पास पेनिसिलिन जी होती है, एम्पिसिलिन होती है, अमॉक्सिसाइक्लिन होती है। तो ये जो इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं, और ड्रग ऑफ चॉइस हम साथ में बताते चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम इसमें सबसे पहले हम जो इस्तेमाल करते हैं पेनिसिलिन जी या पेनिसिलिन वी। तो पेनिसिलिन जी या पेनिसिलिन वी इनकी सबसे लॉन्ग एक्टिंग होती है, सबसे लॉन्ग एक्टिंग होती है, 28 दिन तक लगभग इसका वो होता है। तो इस वजह से जहां जहां पॉसिबल होता है इसको हम इस्तेमाल ही कर लेते हैं, ठीक है। जहां जहां पॉसिबल होता है ये काम कर पाए वहां पे हम इस्तेमाल कर लेते हैं, और इसको हम याद रखेंगे स्लाई ग्राम नेगेटिव, ठीक है। स्लाई ग्राम नेगेटिव से इसको हम याद रखेंगे। देखिए जैसे हमारा हो गया स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, इसी तरीके से देखिए लेप्टोस्पाइरोसिस, और हम यहाँ पे बड़ा कर दें, नहीं हो पाएगा बड़ा, लेप्टोस्पाइरोसिस, और देखिए यॉज, ये डब्ल्यू एस है, ठीक है, यॉज, और गैस गैंग्रीन, और रैट बाइट फीवर, इसी तरीके से एक्टिनोमाइकोसिस और मेनिंगोकोकस। तो इन सारी जगहों पे हम पेनिसिलिन जी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो स्लाई ग्राम पॉजिटिव से इसको याद रखेंगे, याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये सारी चीजें जो हम बता रहे हैं ना बिल्कुल हाई यील्ड है। पूरा हम जो यहाँ पे एंटी माइक्रोबियल और खासतौर से एंटी बैक्टीरियल जो है ये हम यहाँ पे पूरा क्लियर कर दे रहे हैं आपका। तो पेनिसिलिन जी इन सब में ड्रग ऑफ चॉइस हमारी होती है। और उसके अलावा हमारे पास जो दूसरी है ये एम्पिसिलिन है। एम्पिसिलिन ये देखिए ये लिस्टीरिया मेनिंजाइटिस में ड्रग ऑफ चॉइस होती है, ठीक है। तो ड्रग ऑफ चॉइस हम बता दे रहे हैं, सब ड्रग ऑफ चॉइस है, बिल्कुल सब डायरेक्ट एमसीक्यू है। तो एम्पिसिलिन ये लिस्टीरिया मेनिंजाइटिस में ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है, ठीक है। तो ये हो गया। और उसका बाद देखिए एमॉक्सिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए काम आती है। तो एमॉक्सिसिलिन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में काम आती है, और इसी तरीके से यूटीआई में काम आती है, ठीक है। तो ड्रग ऑफ चॉइस होती है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की एमॉक्सिसिलिन। तो एमॉक्सिसिलिन ये इसी तरह से निमोनिया में भी आप देते हैं, और आईएमएनसीआई की गाइडलाइन में आप देखेंगे तो ये निमोनिया वाले पेशेंट में एमॉक्सिसिलिन को देना पड़ता है। तो ये एमॉक्सिसिलिन ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की ड्रग ऑफ चॉइस है, और यूटीआई में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए जो जो जरूरी हम बताते जा रहे हैं। फिर यहाँ पे देखिए पेनिसिलिन रेजिस्टेंट पेनिसिलिन, इसको खाली नाम जान ले, ऑक्सासिलिन, नेफ्सिलिन और डाइक्लोक्सासिलिन, ठीक है। तो ये है। और उसका फिर हम बात करते हैं एंटी सुडोमोनाल। तो देखिए एंटी सुडोमोनाल ये भी यहीं पे इस्तेमाल होती है, यानी यहाँ पे क्या है कि सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगे। तो यहाँ पे एंटी सुडोमोनाल में हमारी पिप्रासिलिन है। तो यहाँ पे देखिए नाम से पता चला कि ये सुडोमोनास में यूज होगी, ठीक है। तो सुडोमोनास के इन्फेक्शन में ये यूज होती है, लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है। ड्रग ऑफ चॉइस हम बताते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए सबसे पहले हम बताते हैं कि सबसे पहले हमारी जो यहाँ पे चॉइस होती है कि सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर में पेनिसिलिन का इस्तेमाल करते हैं। पेनिसिलिन नहीं काम आ रहे तब हम साइक्लोस्पोरिन पे जाते हैं। तो पेनिसिलिन की हम बात कर चुके हैं। पेनिसिलिन के बाद हम चलते हैं साइक्लोस्पोरिन, ठीक है। कुछ यहाँ पे पेनिसिलिन नहीं काम कर रही है, नहीं हमारा फायदा हो रहा है, चाहे रेजिस्टेंस की वजह से, जिस वजह से या टॉक्सिसिटी की वजह से, तो यहाँ पे हम सिफेलोस्पोरिन पे जाते हैं। तो सिफेलोस्पोरिन देखिए ये कई जनरेशन की होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, 5 जनरेशन है। और यहाँ पे देखिए फर्स्ट जनरेशन हमको सिर्फ याद रखना है कि यहाँ पे सीफाजोलिन होती है, ठीक है। तो सीफाजोलिन फर्स्ट जनरेशन की होती है, ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है सर्जिकल प्रोफिलैक्सिस की। तो सर्जिकल प्रोफिलैक्सिस की ड्रग ऑफ चॉइस ये सीफाजोलिन होती है, ये फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन है, ठीक है। तो ये बिल्कुल डायरेक्ट एमसीक्यू है, कई एक एग्जाम में आया है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। और सेकंड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन जो है ये देखिए सिफोक्सिटिन है, और ये सिफोक्सिटिन देखिए ये यूज में अब नहीं है, ठीक है। तो सेकंड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन खाली ये है, इसका इस्तेमाल आज नहीं होता है। और ये थर्ड जनरेशन देखिए, थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन में सबसे इंपॉर्टेंट हमारी ये सिफ्ट्रिऑक्सान है, ठीक है। देखिए सिफ्ट्रिऑक्सान ये मोस्ट ऑफ द ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म में ये सिफ्ट्रिऑक्सान काम करती है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द ग्राम नेगेटिव में सिफ्ट्रिऑक्सान का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ग्राम नेगेटिव में जो सेल वॉल होती है ये पतली होती है, ठीक है। सेल वॉल पतली होती है ग्राम नेगेटिव में, इस वजह से यहाँ पे ये पेनिसिलिन इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती है, इस वजह से यहाँ पे हम सिफ्ट्रिऑक्सान का इस्तेमाल करते हैं। तो सिफ्ट्रिऑक्सान मोस्ट ऑफ द ग्राम नेगेटिव में काम आती है। वैसे हम नाम से बताएं कि देखिए ड्रग ऑफ चॉइस किसकी होती है, तो देखिए टाइफाइड की ड्रग ऑफ चॉइस होती है, इसी तरीके से गोनोरिया की ड्रग ऑफ चॉइस होती है, और मेनिंजाइटिस, कोई भी मेनिंजाइटिस हमको पता नहीं चल रहा कॉज क्या है ना, तो यहाँ पे हम सिफ्ट्रिऑक्सान ही देंगे, ठीक है। तो ये एम्पेरिकल जो होती है ये मेनिंजाइटिस में ये सिफ्ट्रिऑक्सान होती है। तो बाकी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के हिसाब से हम अलग देंगे, लेकिन नॉर्मल हम मेनिंजाइटिस में ये सिफ्ट्रिऑक्सान ही देंगे, ठीक है। तो ये हम सिफ्ट्रिऑक्सान के एस्पेक्ट से मेन चीज बता दी कि थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन है, और ये मोस्ट ऑफ द ग्राम नेगेटिव में काम करती है, और ड्रग ऑफ चॉइस टाइफाइड, मेनिंजाइटिस और गोनोरिया की है, ठीक है। और थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन में 2 और इंपॉर्टेंट ड्रग है, ये देखिए कौन कौन सी है। तो देखिए सिफेक्सिम है और सिफ्टाजिडीन है, ठीक है। तो सिफेक्सिम देखिए ये टाइफाइड में इस्तेमाल करते हैं इसको हम, और ओरली इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देखिए इसको हम आईवी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो सिफेलोस्पोरिन जो होती है ये आईवी इस्तेमाल होती है, लेकिन अगर हमको ओरल देना होता है ना, क्योंकि जब हमको लॉन्ग उसमें जाना होता है तो हम ओरल ही देते हैं, क्योंकि आईवी तो देंगे नहीं, आईवी आदमी कहाँ से डॉक्टर ढूंढ के लाएगा, क्या करेगा। इस तरह से लॉन्ग उसमें हम ओरल देते हैं, और ओरल में हम यहाँ पे सिफेक्सिम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये सिफेक्सिम हो गई हमारी, ये भी थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन हो गई। और ये सिफ्टाजिडीन देखिए इसको भी याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये ना ये ड्रग ऑफ चॉइस है, ये सूडोमोनास की, ठीक है। सूडोमोनास की ये ड्रग ऑफ चॉइस है। तो देखिए सूडोमोनास में हम यहाँ पे देखिए ये इस्तेमाल कर सकते हैं, एंटी सूडोमोनाल में पिप्रासिलिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस की अगर हम बात करें ना, तो ये थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन में सिफ्टाजिडीन यही जो है
सुडोमोनास की ड्रग ऑफ चॉइस है। तो ये चीज हम यहाँ पे बता दी है। अब देखिए हम बताएं कि ये हम इसका इस्तेमाल करते हैं इन सारी जगहों पे, लेकिन अगर हम सिफेलोस्पुरिन भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, देखिए सबसे पहले बताया ना पेनिसिलिन के बाद हम सिफेलोस्पुरिन पे आते हैं, इसको भी नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो इसके बाद हम चाहते हैं कार्बीपेनम पे। ठीक है, तो देखिए कार्बीपेनम हमारे पास आ गई। ठीक है, तो कार्बीपेनम पे देखिए सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है, और कार्बीपेनम में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये इमीपेनम है। और इमीपेनम के बारे में हम बताएं कि यहाँ पे जो एक एंजाइम होता है उसको हम बोलते हैं रीनल डाइहाइड्रोपेप्टाइडेज। ठीक है, तो रीनल डाइहाइड्रोपेप्टाइडेज इसको मेटाबोलाइज कर देता है, और इसको मेटाबोलाइज कर देगा तो इसकी बायोएबिलिटी कम हो जाएगी, इसका इफेक्ट कम हो जाएगा। ठीक है, इफिकेसी इसकी कम हो जाएगी। इस वजह से इसके साथ हमेशा हम सिलास्टैटिन देते हैं। सिलास्टैटिन जब देंगे तो ये जो है रीनल डाइहाइड्रोपेप्टाइडेज को इनहिबिट कर देगा, इस वजह से इसकी बायोअवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी और इसका इफेक्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। और यहाँ पे देखिए हम बताया कि ड्रग ऑफ चॉइस किस में होती है, तो देखिए ESBL में होती है, यानी एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टम में, और इसी तरीके से देखिए यहाँ पे सेरेशिया में और एसिनिटोबैक्टर और इंटेरोबैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट सिर्फ ये है। ठीक है, तो ESBL ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम याद रखेंगे, बाकी ये है लेकिन ये याद रखना जरूरी है। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे बात करें, देखिए मीरोपेनम है, इंट्रापेनम है और ये डोरीपेनम है, ये नाम जान लें, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और उसके बाद फिर मोनोवेक्टर में हम यहाँ पे देखिए एस्ट्रियोनम है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जहां जो ज्यादा इस्तेमाल में होती है ना, जिसके केसेस ज्यादा है, उसको हम यहाँ पे बताते चल रहे हैं, उसकी हम ड्रग ऑफ चॉइस बताते चल रहे हैं कि मतलब किस किस केस में ड्रग ऑफ चॉइस है, ताकि हमारा क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो जाए। तो देखिए हम सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर में बात कर लिए, जिसको हम सबसे पहले फर्स्ट लाइन पे हम वो करते हैं कि सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। तो यहाँ पे हम बात कर लिए सबकी कि पेनिसिलिन को कैसे इस्तेमाल करते हैं, सिफेलोस्पुरिन को कैसे इस्तेमाल करते हैं, और कार्बीपेनम का कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। अब उसके बाद देखिए फर्स्ट लाइन के बाद हम चलते हैं सेकंड लाइन में, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर।